अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अशफाक और आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है फिलहाल। अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, अल्कीन्स और अल्काइल रेडिकल्स का टॉपिक। अल्कीन्स क्या होते हैं एंड अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स के बारे में हम स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अल्केन्स क्या है। हम क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने ओरिजिन देख लिया है, ठीक है, उसके अलावा हमने उसके सोर्सेज देख लिए हैं, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिए, किस तरह से पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम की कौन कौन सी फ्रैक्शंस होती है, वो किस किस व्हीकल्स में यूज़ होती है, ठीक है, कौन कौन सी मशीनरी में यूज़ होती है, वो सारा हम देख चुके हैं। अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बारी बारी डिस्कस करने हैं कि कौन कौन सी उनकी क्लासेस हैं, कौन सी बेसिस पे उनकी जो है वो क्लासेस बनी है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कौन सी सीरीज़ है उनकी, तो वो सारा बारी बारी हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो अल्केन्स क्या होते हैं और अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। अल्केन्स बेसिकली क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है, मैंने आपको 9th क्लास केमिस्ट्री में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। तो सैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सैरशुदा होता है, ठीक है, सैरशुदा मतलब और उसके अलावा जो अनसैचुरेटेड होता है मतलब उसमें भी गुंजाइश होती है, वो गैर सैरशुदा होता है। सैरशुदा को आप कॉमन एग्जाम्पल में इस तरह से ले सकते हो कि कोई भी चीज़ जो है वो, या जैसे कि अगर आपने खाना खाया है और आप लोग जो है बिल्कुल फिल हो गए हो, ठीक है, तो उसको सैरशुदा बोलेंगे कि आप बिल्कुल वो क्या कहते हैं पंजाबी में, रज गए हो बिल्कुल, ठीक है। और जो अभी आप खाना खा रहे हो, आपके पेट में जगह है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभी आप नहीं रजी, ठीक है, तो उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। और जो रज गया है उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि इनमें क्या होता है, कोई भी जगह नहीं होती रिएक्शन के लिए, जो एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसेस सेटिस्फाइड होती हैं, कोई इनमें जो है वो जगह नहीं होती कि कोई और एटम आके उनके साथ अटैच हो जाए, ठीक है, तो वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स का हमें पता है ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें पता चल गया कि एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जी, ठीक है। इनमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई भी आइटम जो होता है वो इन कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आके बॉन्ड बना ले, ठीक है। जो पहले से आइटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया होता है वही काफ़ी होता है, ठीक है। जैसा कि एक अल्केन की आपको एग्जांपल देती हूँ, सी है और H4 है, ठीक है। कार्बन जो होता है हमारा 4th ग्रुप का मेंबर है। अगर आप 9th क्लास केमिस्ट्री क्लियर की हुई है तो फिर तो ये समझना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। कार्बन जो है वो 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। 4th ग्रुप का मतलब ये है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है किसी भी 4 एटम्स के साथ। तो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए एटम्स की ही बात, मतलब कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो कार्बन यहाँ पे मैं इस तरह से इसके एटम्स ड्रॉ कर देती हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। ये कार्बन एटम है, ठीक है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने शेयर किया होता है हाइड्रोजन के साथ, इसको शेयर किया होता है एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इसको शेयर किया होता है तीसरे हाइड्रोजन के साथ, इसको चौथे हाइड्रोजन के साथ। तो कहीं जगह आपको नजर आ रही है जहाँ पे एक और एटम आके अटैच हो सके। दैट्स व्हाई वी कॉल दीज कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि सैचुरेटेड होते हैं, इनमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि इनमें कोई और एटम आके जो है वो बॉन्डिंग कर सके, ठीक है। तो ये बात होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जी पैराफिन्स होते हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या है, पैरा का मतलब है लिटिल और अफिन्स का मतलब क्या है, अफिनिटी, ठीक है। लिटिल अफिनिटी का मतलब भी यही है कि इनके पास बहुत ही कम पावर होती है, बहुत कम अफिनिटी होती है, बहुत कम ताकत होती है किसी और एटम के साथ जाके ये बॉन्डिंग कर लें, ठीक है। जबकि इनके खास तौर पे तब जब इनकी आप सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स, इनकी सारी की सारी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में जो होते हैं, ठीक है, जो कि वैलेंस शेल होता है। और उस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब सेटिस्फाइड होंगे इसका मतलब यह है कि वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो लिटिल अफिनिटी यानी कि इतना ज़्यादा रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। उसके अलावा बताया हुआ है जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2,
ठीक है। और जहाँ पे n जो होता है इसका मतलब क्या होता है, कार्बन एटम्स का नंबर, कार्बन एटम्स का नंबर होता है ये, ठीक है। कार्बन एटम का नंबर जो कि काफी ज्यादा होता है एल्केन के केस में, खास तौर पे कार्बन का नंबर जो होता है 1 to 40 तक हो सकता है, क्या इतना ज्यादा जो है वो इनका नंबर हो सकता है, कार्बन की इतनी लंबी चेन जा सकती है अल्केन्स के केस में, ठीक है। तो इसी बेस पे जो है वो इनको, क्योंकि अब इनका इतना ज्यादा नंबर है तो इनको जो है वो सीरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उस सीरीज का नाम इन्होंने क्या रख दिया है, होमोलोगस सीरीज। और किस बेस पे डिवाइड किया गया है कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जितनी सिमिलर हैं, ठीक है, उनको एक सीरीज में रख दिया गया है, जिनकी थोड़ी सी डिफरेंट है उनको दूसरी सीरीज में रख दिया गया है। चाहे रात के 1 बजे भी लेक्चर शूट कर लो, ये शोर बंद नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसको इग्नोर करना है, ओके। तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी होमोलोगस सीरीज की तरफ। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज जो होती हैं ये जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही सीरीज होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको डिवाइड किया गया होता है एक सीरीज के अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक सीरीज में अरेंज कर लिया जाता है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज है, यानी कि इसके जितने भी सारे के सारे मेंबर्स हैं इस सीरीज के, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में सेम है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, या जिनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उनको हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। सेम एज द केस जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक सीरीज में रख दिया जाएगा और उस सीरीज का नाम हम रख देंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज उसको कह देंगे। और हर ग्रुप का, हर जो सीरीज होती है उसकी डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला होता है, मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्मूला उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला उनका डिफरेंट होता है हर सीरीज का, ठीक है। और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी सीरीज होंगी। सबसे पहले तो हमारे पास होगी अल्केन सीरीज, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन जो होता है वो होता है हमारे पास CH4, मतलब हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+2, यहाँ पे आ जाएगा CnH2n खाली, और यहाँ पे आ जाएगा CnH2n-2। ये इनका जनरल फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये आना चाहिए। तो सबसे पहले अल्केन CnH2n+2 और अल्केन CnH2n, और उसके अलावा अल्काइन CnH2n-2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। जहाँ पे n का मतलब क्या है कि कार्बन का नंबर, ठीक है, जो कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, ओके। तो होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, सेम होती हैं इनकी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताता है कि सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो कि मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अल्केन का ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n होता है, और अल्काइन का CnH2n-2 होता है, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि सक्सेसिव मेंबर सीरीज का, ठीक है, कि जो सीरीज के मेंबर्स होते हैं ना उनमें डिफरेंस जो होता है दो मेंबर्स के दरमियान में, वो CH2 यूनिट्स का होता है, ठीक है। हर मेंबर जो होता है सीरीज का उनमें जो डिफरेंस आता है वो आता है CH2 यूनिट का, ठीक है। और उसके अलावा CH2 ग्रुप का उनमें डिफरेंस आता है। उसके अलावा मैस, मोलिकुलर मैस में जो डिफरेंस आता है वो आता है 14 यूनिट्स का, ठीक है। जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, अगर हम यहाँ पे CH4 लिखते हैं, अल्केन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 अगर हम लिखें, ठीक है, इसका जो दूसरा मेंबर अगर हम लिखते हैं वो क्या होगा, CH2H6, इस तरह से होगा ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगी कि ये जो कार्बन है इसमें से मैं इस कार्बन को नंबर को माइनस कर दूंगी और इस हाइड्रोजन के नंबर को इसमें से माइनस कर दूंगी। कैसे करूंगी, C यानी कि 1 2 - 1 इज इक्वल टू 6 - 4, क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया CH2 आ गया। इसी तरह से अगर आप C3 और उसके अलावा H8 करते हो, मैं क्या करूंगी,
C2 मैं साथ में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किसका नंबर किस में से माइनस कर रही हूँ। C2 को मैं माइनस कर C3 में से मैं माइनस कर देती हूँ C2 को, यानी कि कार्बन 3 में से मैं 2 कार्बन माइनस कर देती हूँ, और हाइड्रोजन 8 में से मैं कितने माइनस कर देती हूँ, हाइड्रोजन 6 में माइनस कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। तो इसी तरह से सीरीज चलती चली जाएगी और आपको पता चल जाएगा किसी भी सीरीज, ये जो सीरीज है इनमें हर मेंबर के दरमियान में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का आएगा। ठीक है, यानी कि जब आप एक दूसरे में से पहले वाले में से दूसरे को माइनस करोगे, दूसरे वाले में से पहले को माइनस करोगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो CH2 ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा इनका जो मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 14 यूनिट्स का। ठीक है, अब यूनिट्स का आपको पता है, मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास में बड़ा जो है वो डिटेल से ये टॉपिक समझाया हुआ है। रिलेटिव एटॉमिक मास में कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से अगर आप चीनी लेने जाते हो तो फिर वो आपको कैसे जो है वो तोल के देते हैं। वो सबसे पहले जो टाइम था, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, वेटिंग मशीन, लेकिन पहले जो था वो क्या होता था, एक तराजू होता था, एक साइड पे वो यूनिट्स रखते थे। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपका मटेरियल जो भी आपने खरीदना था, चीनी, शुगर, जो भी था। ठीक है, इसी तरह से वो जो यूनिट्स होते हैं ना, सेम एज ए केस यहाँ पे भी इनके जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आएगा वो 14 यूनिट्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी है मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ। अगली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक हमारे पास ये हो गई। ठीक है, दूसरी हमारे पास ये होगी, CH2 का 14 मॉलिक्यूलर मास का यूनिट डिफरेंस आता है। तीसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जाहिर सी बात है, जब हमने होमोलोगस सीरीज बना दी है, ठीक है, हमने अगर सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती तो हमें सीरीज बनाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो हमने जरूरत महसूस इसीलिए की कि जो अल्केन है उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, अल्कीन के डिफरेंट है, और अल्काइन की जो है वो मैंने रेज कर दिया है उसकी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है इनके मेंबर्स में, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्काइन में। ठीक है, तो इस लिहाज से इनकी बॉन्डिंग भी, इनके रिएक्शंस भी डिफरेंट होंगे, तो केमिकल रिएक्टिविटी इस लिहाज से डिफरेंट होगी। ठीक है, ये बात वो यहाँ पे कर रहा है कि अल्कीन की जो है वो क्या है, डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइन की डिफरेंट है और अल्केन की डिफरेंट है। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होंगी क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। उसके अलावा बॉन्डिंग की बात होगी कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सेम होता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सिमिलर होंगी, क्योंकि क्या होंगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मैं बता रही हूँ इसी वजह से होंगी क्योंकि इनका क्या होगा, इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होंगी, इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसी वजह से होंगी कि इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, वो आर ग्रुप हो सकता है, यानी कि आर चेन जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2, इस तरह से चल के जो है ये चेन चल सकती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम ही होंगी क्योंकि इनका जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जो कि फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कहते हैं कि रेगुलर चेंज द फिजिकल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है क्योंकि इनके मोलिकुलर मास में जो है वो चेंज आता है। ठीक है, इनकी क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह, ये जो होती हैं वो चेंज होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे जो होता है वो, जाहिर सी बात है, जैसे हम CH4 से C2H6 पे गए तो मास इंक्रीज होगा ना। यहाँ पे कार्बन का 1 और इसका 5, फिर उसके बाद ये 6 और ये 2 8। ठीक है, यानी कि अगर इनके मॉलिक्यूलर मास की भी बात करें तो वो जैसे जैसे आप नीचे आते चले जाओगे वो ज़्यादा होता जाएगा, और इस लिहाज से जैसे ही ये पेट ज़्यादा होगा मॉलिक्यूलर मास, तो उसी लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और वो कैसे चेंज होंगी, वो उनकी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज जो है इनकी क्या हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने की वजह से। पांचवी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी में कहता है कि इनको सिमिलर जनरल मेथड से भी जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। सिमिलर जनरल मेथड से आप इनको तैयार कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, सिमिलर जनरल मेथड से इनको तैयार किया जा सकता है। आगे हमने इनकी सारे जो अल्केन, एल्कीन, अल्काइन की प्रेपरेशन भी देखनी है, इनके रिएक्शन भी देखने हैं। ठीक है,
कि किस तरह से इनको तैयार किया जाता है, डायरेक्ट भी तैयार किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना रिएक्शंस के ज़रिए से भी इनको तैयार किया जाता है। तो जनरल मेथड से भी हम इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं इन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। उसके बाद फिर वो हमें बताता है कि हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उनमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे CH4 है ना, ठीक है, तो हम इसका जो एक हाइड्रोजन है उसको सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी और दूसरे एटम के साथ जो इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये भी एक खासियत है कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ना उसको हम किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं, सब्सटीट्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। और हम अपना अब नेक्स्ट वाला जो है वो देख लेते हैं कि कैसे है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, कि अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, ये भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा इजीली जो है ये टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी ज़रा आप लोग फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स की अगर हम बात करें, होमोलोगस सीरीज हमारी हुई कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अब रेडिकल्स का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है ये, ठीक है। रेडिकल्स होते हैं ये डेरिवेटिव होते हैं अल्केन्स के, ठीक है, अल्केन से इनको ड्राइव किया जाता है। उसके बाद ये कैसे बनते हैं रेडिकल्स, ये ऐसे बनते हैं कि आप लोग जो अल्केन है आपकी CH4 है जैसा कि, ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खोल के लिखूँ इस तरह से, H हैं सारे, ठीक है, तो ये एक जो हाइड्रोजन है इसको मैं रिप्लेस करवा देती हूँ किसी दूसरे एटम के साथ, तो मैं इसको क्या कहूँगी, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और जो कि क्या होगा, रेडिकल होगा, ठीक है जी, जो कि आपके पास एक रिएक्टिव स्पीशी बन जाएगी, ठीक है। और जब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करवा देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगी एक चीज़ मेरे पास, ठीक है, बन जाएगा कंपाउंड। ये जो रेडिकल मैंने बना लिया है, और ये जो CH4 था, CH4 ये था मीथेन, और ये क्या बन गया मेरे पास, मिथाइल, यानी कि नाम भी चेंज हो जाएगा। जब मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दूंगी यहाँ से, CH4 में से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दूंगी, अल्केन का डेरिवेटिव बना दूंगी, तो उसका जो नाम के एंड पे एन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, आयल से, किससे रिप्लेस हो जाएगा, आयल से। इसी तरह से जो है जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अल्केन है उसमें से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाएंगे, उस लिहाज से उनका नाम भी जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये मीथेन था, अगर मैं इथेन लेती हूँ, ठीक है, C2H4 वाला, तो उसमें से भी अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करवाऊंगी तो इथेन से इथाइन बन जाएगा। इसी तरह से मैं ब्यूटेन लेती हूँ, तो ब्यूटेन से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे तो ब्यूटेन से ब्यूटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा अल्केन है, ठीक है, उस लिहाज से उनका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि जो अल्काइल रेडिकल हैं, जाहिर सी बात है अल्केन का हमने जनरल फार्मूला भी देख लिया, CnH2n+2 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे बताया भी गया है कि जो अल्केन होते हैं ना, अल्केन जो होता है जैसा कि हमारे पास मीथेन होता है, ठीक है, सबसे पहला वाला, फिर हमारे पास क्या होता है, मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसके बाद फिर हमारे पास होता है हेक्सेन, हेप्टेन, और क्या होता है, ऑक्टेन, उसके बाद क्या होता है, नोनेन और डिकेन। और मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, CH4 से। मीथेन को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, ये आपके पास अल्केन है ना, ठीक है, तो मीथेन हमारे पास होता है CH4, ये क्या होता है C2H4, प्रोपेन क्या होता है हमारे पास C3H6, और ये क्या होता है C4H8, और पेंटेन क्या होता है C5H10, और हेक्सेन क्या होता है C6H12, और हेप्टेन क्या होता है C7H14, और ऑक्टेन क्या होता है C8H16, ठीक है, और नोनेन क्या होता है C9 और H18, और डिकेन क्या होता है C10 और H20, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, क्या उल्टा कर दिया मैंने, C9H16 और यहाँ पे आ जाएगा नोनेन में 20 है, C8H18, यहाँ पे भाई उल्टा हो गया थोड़ा सा, C6 के बाद है हमारे पास C5H12 है,
यहाँ पे 2 आएंगे, C5H12, यहाँ पे आ जाएगा C6H14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 22। ऐसा ही है। C3H6H8, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ओके, तो ये हमारे पास है इनकी अल्केन की गिनती, ठीक है, कि मीथेन जैसे कि 1 2 3 4 5 होती है ना, इसी तरह से अल्केन की भी जो है वो काउंटिंग है, जिस तरह से जिसमें कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है। जिसमें 1 है वो मीथेन है, जिसमें 2 है वो इथेन है, जिसमें 3 है वो प्रोपेन है, जिसमें 4 है वो ब्यूटेन है, जिसमें 5 है वो पेंटेन है, और जिसमें 6 है वो हेक्सेन है, और जिसमें 7 है वो हेप्टेन है, और जिसमें 8 है वो ऑक्टेन है, और जिसमें 9 है वो लुनीन है, और जिसमें 10 है वो डिकेन है, ठीक है। और अगर मैं इनमें से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करवाती चली जाऊंगी, जैसे कि मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करा दिया, तो ये मेरे पास CH3 बन जाएगा रेडिकल, जो कि अल्केन का डेरिवेटिव है, तो मैं इसको मिथाइल कह दूंगी। यहाँ पे जो एन है वो किससे रिप्लेस हो गया, मिथाइल आइल से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाती हूँ, जो कि मेरे पास इथेन है, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं प्रोपेन का एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दूँ, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दूँ, जैसे कि H10 से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा तो H9 रह जाएगा, तो मेरे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। यानी कि सबके साथ आप लोग इस तरह से हाइड्रोजन को रिमूव कराते चले जाओगे, उसके नाम के आगे आइन लगा दोगे, एन को हटा के, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भी हमारे पास बताता है कि हमारे पास रेडिकल्स होते हैं, कुछ रेडिकल्स होते हैं भाई हमारे पास कुछ, जिसको हम लोग जो है वो रिप्लेस करवा सकते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास है प्रोपेन या ब्यूटेन है मेरे पास, जैसे कि प्रोपेन किस तरह से होगी, एक लंबी सी चेन होगी इस तरह से, CH3 CH2 और CH3, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन होती है ना, वो होती है प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन है हमारे पास, ठीक है, उनके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। हाइड्रोजन का नंबर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाएं, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन पूरे हो गए। एक बॉन्ड रह गया तो वो उसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन के साथ, ठीक है, और इसकी वैलेंसी अब हमें 4 पूरी करनी है। हम एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे अटैच कर देंगे, और एक हाइड्रोजन अब एक हाइड्रोजन की जगह नहीं है क्योंकि तीसरा वाला कार्बन भी है, उसके साथ अटैच कर देंगे, और जितने बाकी हमारे पास रहेंगे उसके उतने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी जो है वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जाता है, और इस तरह से CH3 CH2 और CH3 बनता है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया प्रोपेन। अब वो कहता है कि हम इसको कैसे, ये मेरे पास प्रोपेन है, मैं इसका प्रोपाइल बनाना चाहती हूँ। प्रोपेन है तो मैंने इसे प्रोपाइल बनाना है, मैं कैसे करूँगी कि मैं इसमें से ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं अगर इस तरह से खोल के लिखूँ H H और H, मुझे ये हाइड्रोजन रिमूव करवाना है, तो मैं इसको करवा दूंगी या, और इसको मैं क्या कहूँगी, टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल किसको बोलते हैं, बिल्कुल जो एंड पे मौजूद होगा हाइड्रोजन, उसको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलेंगे। और जो यहाँ पे दरमियान में होंगे, दरमियान वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो कौन से होंगे, सेंट्रल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो टर्मिनल को अगर मैं रिमूव करवाती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, CH3 CH2 और CH2, ठीक है, ये बनेगा। और मैं इसका नाम क्या रख दूंगी, N प्रोपाइल, ठीक है, N प्रोपाइल मेरे पास बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से दरमियान से हाइड्रोजन को रिमूव करवाती हूँ, दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाऊंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैंने रिमूव करवा दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल। सेम एज द केस ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग ब्यूटेन को करवाओगे, यहाँ पे आप एक कार्बन को और बढ़ा दोगे, यहाँ पे CH2 एक और लग जाएगा, उसमें से फिर भी आप टर्मिनल को जब हटाओगे तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, N ब्यूटाइन। उसके बाद फिर हमारे पास अगर दरमियान वाले कार्बन से हटाओगे तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइन, ठीक है। इस तरह से ये जो होता है ना, आइसोब्यूटाइन और सेकेंडरी ब्यूटाइन और N ब्यूटाइल, ठीक है, N ब्यूटाइल बन जाएगा और आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है जी। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें कि हम और ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी इशू तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक ज़रूर देना, और इट मीन्स अ लॉट टू मी। और बिल्कुल
अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कीजिएगा, एफर्ट पूरी करिएगा और यू विल गेट सक्सेस इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।